अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द सेल। और अब तक आपने इस चैप्टर में सेल के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो पढ़ लिया आपने। सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, हम उन ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे थे। अब तक हमने पहला ऑर्गेनल जो पढ़ा वो माइटोकॉन्ड्रिया था। बीन शेप का होता है, रॉड लाइक होता है इसका शेप, या तो या बीन की तरह का होता है। और डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। बाहर वाली मेम्ब्रेन तो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से फोल्ड हुई हुई होती है, और उस फोल्डिंग को आप कहते हो किस्टिनी। और इनमें आपके एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं यानी कि ग्लूकोज वगैरह, उनको तोड़कर उनमें से एनर्जी निकालता है। तो इसको आप पावर हाउस भी कह देते हो। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनल हमने पढ़ा वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पतली पतली सी चैनल्स होती हैं जिनका पूरे सेल में जाल बिछा हुआ होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और पूरे सेल में इनका जाल बिछा हुआ होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पूरा इनका जो जाल बिछा हुआ है इसको आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की होती हैं। अगर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्लैनुलर कहलाती है। और अगर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्लैनुलर कहलाती है। इनका काम क्या था जी? पहला, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से उठाते हैं चीजों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये अक्सर कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल को मिला के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तीसरा काम ये है, एक्सक्रीशन करते हैं जी। ये बहुत सी इनके पास प्रोडक्ट आते हैं, उनको ये निकालते निकालते दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर दूसरे कंपाउंड्स को मिला के उनकी हार्मफुलनेस जो है वो खत्म करते हैं। उसके बाद हमने गोल्जी बॉडीज पढ़ा। गोल्जी बॉडीज क्या होती है जी? किस्टिनीज होती हैं, सेक लाइक फ्लैटेंड यानी चपटी गुब्बारे की तरह अंदर से खोखली ऐसी किस्टिनीज होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं ट्यूब्यूल्स के जरिए। ये जो पूरा गुच्छा बन गया इसको आप कहते हो गोल्जी बॉडीज। प्लांट में आप इसको कहते हो डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स प्लांट में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा होती हैं, एनिमल्स में कम होती हैं। इसका भी रीजन आपको बताया था कि प्लांट में चूंकि सेल वॉल बनता है और सेल वॉल में काफी सेल्यूलोज टाइप के हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे कंपाउंड चाहिए होते हैं। तो उनको उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए गोल्जी बॉडीज ज्यादा चाहिए होती हैं। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनमें गोल्जी बॉडीज कम होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये वेसिकल्स, पहली बात तो वेसिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से वैक्यूल्स के थोड़ा साइज में छोटे होते हैं। छोटे छोटे से पोर्शन होते हैं, मेम्ब्रेन होती है इनके इर्द गिर्द, और अंदर मटेरियल होता है, कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई कंपाउंड होगा, उसको आप वेसिकल कहते हो। तो इन गोल्जी बॉडीज में एक जगह से वेसिकल एंटर होता है और दूसरी जगह से निकलता है। अब वेसिकल्स जब एंटर होते हैं तो उन वेसिकल्स के अंदर होते हैं जी मॉलिक्यूल्स वगैरह। ये वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वगैरह को बनाकर फिर ये वेसिकल्स के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो नए मॉलिक्यूल आ गए, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं जो फिर आपकी मेम्ब्रेन, वॉल या दूसरे ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बनाने में काम आ जाते हैं, या वो स्टोर हो जाते हैं इस फॉर्म में, बाद में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये पैकिंग कर रहा है एक लिहाज से, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, मॉलिक्यूल्स को पैक कर रहा है। लाइसोसोम्स बनाता है, जो हमने आज पढ़ना भी है। लाइसोसोम्स को भी ये गोल्जी बॉडीज बनाती है, क्योंकि लाइसोसोम्स में क्या है, अभी आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, एंजाइम्स है अंदर और इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। तो ये वही हो गया ना, वेसिकल की एक शक्ल है। तो एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक जगह इकट्ठी करके मेम्ब्रेन बना लेता है, ये लाइसोसोम बन जाता है, वो निकाल देता है। इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जी जिनको सेल से बाहर निकालना होता है, तो उनको भी ये वेसिकल्स की सूरत में पैक कर देता है। और फिर पैक करने के बाद जब बाहर निकालता है तो वो वेसिकल जो है ट्रैवल करते करते मेम्ब्रेन तक जाता है, और फिर वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो वेसिकल जो है वो खत्म हो जाता है और मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये गोल्जी बॉडीज थी। उसके बाद हमने प्लास्टिड पढ़ा जी। प्लास्टिड हमने कहा एक ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और पिगमेंट्स क्या है? बहुत सारे कंपाउंड का एक मिक्सचर है। बहुत सारे बड़े बड़े हैवी कंपाउंड होते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है, और अगर एक मेम्ब्रेन में पैक हुआ हुआ होता है तो उसको आप कहते हो प्लास्टिड। कौन सा पिगमेंट है? इस हिसाब से तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। अगर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है तो ये प्लास्टिड कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट।
अगर ग्रीन वाला पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, कोई दूसरा पिगमेंट है, कोई से भी कलर का हो सकता है, कैरोटीन है तो रेड कलर का होगा, एक्सेंथोफाइल है तो ब्लू कलर का होगा। तो अगर कोई और सा पिगमेंट है जिसका ग्रीन कलर के अलावा कोई और सा कलर है, तो फिर इसको आप कहते हो कि ये कौन सी टाइप है प्लास्टिड की, दूसरी क्रोमोप्लास्ट। और अगर ट्रांसपेरेंट पिगमेंट होता है पानी की तरह का, तो उसको आप कहते हो कि ये फिर ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट लीफ में, क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स में, और ल्यूकोप्लास्ट आपको रूट्स में मिलता है, और अलग अलग काम है इनके। एक जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपके फोटोसिंथेसिस करता है, क्रोमोप्लास्ट आपके फ्लावर्स को कलर देता है, अट्रैक्टिव बनाता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, और आपके ये अलग अलग जगहों पे भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स के बाद मैंने आपको एक छोटी सी बात शायद बता दी थी, उसमें भी मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लास्टिड जो है शुरू के सेल, जब आपका प्लांट से नया सेल डिवाइड होता है, तो उस वक्त प्लास्टिड नहीं होता शुरू में। तो प्लास्टिड की जगह एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्टिड। आप यूं कह सकते हैं कि वो प्लास्टिड का बचपन है, इमेच्योर प्लास्टिड है। तो है वो प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्टिड नाम रखा था हमने उसका, है वो प्लास्टिड, लेकिन उसमें पिगमेंट्स अभी जो है वो सही मिकदार में मैच्योर नहीं होते, बड़े बने हुए नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट्स जो है वो बनते हैं, उसमें स्टोर होते रहते हैं। अब जो पिगमेंट होता है उस हिसाब से फिर वो नया प्लास्टिड बन जाता है। तो पहले प्रोटोप्लास्टिड होते हैं जब आपके पास एक यंग सेल होता है, उसके बाद उसमें जब पिगमेंट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो प्रोटोप्लास्टिड से कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टिड के अंदर। अब अगर क्लोरोफिल स्टोर हुआ है तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, और क्लोरोफिल स्टोर नहीं हुआ, कोई ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पिगमेंट स्टोर हुआ है तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। और अगर ना ट्रांसपेरेंट पिगमेंट है, ना ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट है, कोई और सा पिगमेंट है, तो फिर वो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। तो ये प्रोटोप्लास्टिड था। फिर हमने राइबोसोम पढ़ा जी। राइबोसोम बगैर मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल होता है, यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें बस सिर्फ दो यूनिट होते हैं, एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। दो बॉडी स्केल है आप, दो छोटी बॉडी, एक छोटी बॉडी, एक बड़ी, एक लार्जर और एक स्मॉलर यूनिट, दोनों को मिला लो, ये राइबोसोम बन जाता है। तो बगैर मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम जो है वो आरएनए से बना हुआ होता है, इसमें आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से जी? एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और एक कहलाता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दो आरएनए से मिलके ये राइबोसोम बना हुआ होता है, और इसका काम होता है जी प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन बनाना किस तरह बनाता है जी? एमआरएनए आता है इसके अंदर, और फिर उस एमआरएनए के एतबार से ये टीआरएनए को अरेंज करके एक प्रोटीन की चेन बना देता है। राइबोसोम तक हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है सबसे पहले लाइसोसोम। राइबोसोम से मिलता जुलता नाम है ये, लाइसोसोम। पहली बात, ये जो आपके पास ऑर्गेनल होता है ये खाली आपको एनिमल सेल्स के अंदर मिलेगा, एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉप होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं तैयार करते, उनमें ये वाला ऑर्गेनल मौजूद होता है। जो ऑटोट्रॉप होते हैं उनमें ये नहीं होता, उनमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ऑटोट्रॉप्स में पाया जाता है। तो प्लास्टिड जो है वो ऑटोट्रॉप में पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं होता। और लाइसोसोम आपको हेटरोट्रॉप में मिलता है, प्लास्टिड नहीं होता है इनमें। तो ये जो ऑर्गेनल है लाइसोसोम, इट ओनली एग्जिस्ट इन द एनिमल सेल्स। और इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें तो एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल होती है, ये एक मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर एक फ्लूइड सा भर रखा है, और उस फ्लूइड में मौजूद है जी इंजाइम्स। कौन से इंजाइम्स होते हैं जी? हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो बस इसका ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर है जी कि ये एक मेम्ब्रेन है और अंदर ये इंजाइम्स भर रखे हैं, ये इंजाइम्स हैं सारे ऐसे। ये तैयार कहाँ होता है जी? ये तैयार होता है गोल्जी बॉडीज के अंदर। एनिमल में जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो लाइसोसोम्स बनाती हैं, जबकि प्लांट की जो गोल्जी बॉडीज होती है वो लाइसोसोम्स नहीं बना सकती, उनका वो डीएनए नहीं होता जो ये लाइसोसोम्स बनाता है। तो लाइसोसोम जो है एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। एक सिंगल मेम्ब्रेन का गोल सा स्ट्रक्चर है इसका, गोल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी, अंदर इसके एंजाइम्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, गोल्जी बॉडीज में ये तैयार होता है। इसका काम क्या होता है जी? ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, आपको याद होगा एंजाइम्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है जी? तोड़ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे में कन्वर्ट करना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपने उसको तोड़ा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, यह हाइड्रोलाइसिस है। या आपके पास प्रोटीन की बड़ी बड़ी चेन्स हैं, आपने उसको तोड़ दिया, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यह हाइड्रोलाइसिस है।
तो ये हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वो पानी तोड़ना और तोड़ने में जो पानी का इस्तेमाल होना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, कि ये जो बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं इनको तोड़ने के लिए इनमें पानी ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप इनमें पानी ऐड कर दोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो बड़ी बड़ी पॉलीमर्स है ये टूट जाती हैं और छोटे छोटे मोनोमर्स बन जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। इस रिएक्शन को आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें वो बारे में, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करना। ये जो है एनिमल सेल्स के अंदर ये जो ऑर्गेनल होता है, ये उनके अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़कर छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है ना हमारे सेल में, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यही काम करता है कि जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट करना। और सेलुलर लेवल पे ये काम कर रहा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कहाँ से हासिल कर लेते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स? ये आप जैसे अगर कुछ सिंगल सेलुलर एनिमल्स है जैसे कि एमीबा वगैरह, तो उनमें तो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं जी, जो सेल मेम्ब्रेन के जरिए आ जाते हैं। बैक्टीरिया, किसी कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह खाता है एमीबा, तो बैक्टीरिया जब वो इनगल्फ कर लेता है तो वो वैक्यूल बन जाता है, फिर ये लाइसोसोम्स में वो वैक्यूल एंटर हो जाता है। फिर लाइसोसोम्स उस अपने जो एंजाइम्स होते हैं उनको यूज करके उस बैक्टीरिया की वॉल, मेम्ब्रेन में मौजूद जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से आपके सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनल हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनल हैं उनका टाइम पूरा हो जाता है, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। जैसे गोल्जी बॉडीज खराब हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खराब हो गया। अब वो खराब हो गया इसका मतलब है यूजलेस है, तो उन पर भी यही लाइसोसोम जो है उन पर जाके अपने एंजाइम्स को डिस्चार्ज करता है और उनको तोड़ देता है। तोड़ के उनके सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाती हैं, वो वेसिकल्स बन जाती हैं और फिर वो वेसिकल्स गोल्जी बॉडीज में जाती हैं। तो ये जो है जैसे कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, हेटरोट्रॉपिक यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा वगैरह, उनके अंदर ये खाना वगैरह वो लाइसोसोम्स की मदद से टूटता है। या फिर हमारे और आपके जिस्म में हमारे जो सेल्स मौजूद हैं इनमें जो लाइसोसोम है ये क्या करता है जी, हमारे सेल के जो वो ऑर्गेनल्स जो खराब हो गए उनको तोड़कर उनको जो है उनमें से मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता है ताकि वो रीयूज हो जाए, रिसाइकल कर लेते हैं, आप कह सकते हैं इसको रिसाइकल कर रहा होता है। तो मेरे सेल के जो लाइसोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे जी, मेरे सेल में अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, गोल्जी बॉडीज खराब हो गया, तो लाइसोसोम उसको तोड़ के उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा, उसको फिर वो सेल यूज कर लेता है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से गोल्जी बॉडीज की मदद से। उसके बाद पांचवी बात ये है कि इसको हम लाइसोसोम्स को ना अक्सर हम सुसाइडियल सेक्स भी कहते हैं, IAN, सुसाइडियल सेक्स भी कहते हैं। सुसाइडियल ये सुसाइड से निकला है, सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी। सुसाइडियल सेक्स क्यों कहते हैं इसको, कि बाज औकात क्या होता है जी, लाइसोसोम्स जो है वो इसकी जो है मेम्ब्रेन फट जाती है, मेम्ब्रेन फट जाती है और इसमें से जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। और वो लीक होते हैं, मिसाल के तौर पे ये सेल है, ये आपका सेल है और ये लाइसोसोम है जी, इसका ये टूट गया, इसकी मेम्ब्रेन फट गई और इसके एंजाइम्स रिलीज हो गए। अब ये जितने भी ऑर्गेनल्स आपके पास सेल में मौजूद हैं, जाहिर बात है ये एंजाइम क्या करेंगे उसमें, ये उस एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स को खत्म करना शुरू कर देंगे। ये क्या हो गई, सुसाइड हो गया। आपकी अपनी ही चीज की मदद से आपका जो है सेल बर्बाद हो गया, सेल ही की अपनी एक चीज की वजह से। आप सुसाइड किसको कहते हो, अपने हाथों से अपनी जान लेना। तो ये तो वही हो गई ना सुसाइड की तरह का कहानी, कि अपने ही ऑर्गेनल की मदद से सेल ने अपने आप को ही मार दिया। तो ये भी एक, इस वजह से हम इसको सुसाइडियल सेक्स कहते हैं, क्योंकि ये इसकी बाजू का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, फट जाती है, इसके एंजाइम्स सेल में निकल जाते हैं, सेल में फैल जाते हैं और फिर एंजाइम्स जो है वो तमाम ऑर्गेनल्स की जो उस ऑर्गेनल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, तोड़ के सिंपल फॉर्म में लाना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनल खत्म हो जाता है, पूरा सेल ही डेड हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जब सेल डेड हो जाता है तो लाइसोसोम जो है उस डेड सेल्स को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हो गया ये। और दोबारा इसको मैं बताऊं आपको तो ये जो लाइसोसोम है, पहली बात ये एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडीज में बनता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल सा गोल बॉडी है ये,
इसकी मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन, अंदर इसके एंजाइम्स मौजूद हैं। कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और क्या काम करता है ये मुख्तलिफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटी छोटी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये फूड जो आता है सेल के अंदर, ये उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट कर देगा। या कोई ऑर्गेनल खत्म हो गया, खराब हो गया, तो उस ऑर्गेनल्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। या बाज़ औक़ात इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है, इसके एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं और एक सुसाइडियल फेज शुरू हो जाता है। सेल के तमाम ऑर्गेनल्स जो हैं वो इन एंजाइम्स की मदद से हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, तो वो सेल खुदकुशी हो जाती है उसकी। तो इसलिए हम इसको सुसाइडियल सेक्स भी कहते हैं। उसके बाद एक और चीज़, वो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है जी कुछ सेल्स की। वो क्या होती हैं? LSD कहते हैं हम इसको। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, LS और D, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ये क्या है? हमने कहा कि जी आपके लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो है उस पर एक्शन करता है और उसको तोड़ता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एंजाइम है जी A, और वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। एक है B, क्या करेगा जी? प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो लाइसोसोम्स में काफ़ी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हर एंजाइम अपना एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लेगा और उसको तोड़कर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है जी, लाइसोसोम के अंदर किसी वजूहात की बिना पर एंजाइम्स कम हो जाते हैं। यानी कि ए एंजाइम कम हो गया, या बी एंजाइम कम हो गया, या सी एंजाइम कम हो गया। तो जब वो एंजाइम्स कम हो जाते हैं तो अब जाहिर बात है सेल उस पर्टिकुलर चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ए जो एंजाइम है, लाइसोसोम का एंजाइम ए, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब अगर लाइसोसोम में ए एंजाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अब आपका सेल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट जमा होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, जहां से भी आएगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला है ही नहीं, जमा होना शुरू हो जाएगा। जमा होते होते फिर वो नुकसान देना शुरू कर देता है। इस बीमारियों को, ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, तो अब इसको जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं, जगह निकाल के इसकी यहाँ लिख देते हैं। तो लाइसोसोमल स्टोरेज मिसाल है, मैंने आपको कहा कि जी एक एंजाइम ए है, एक बी है। ए क्या करता है जी? प्रोटीन को तोड़ता है और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बेहतरीन लाइसोसोम क्या होगा? जिसमें ये दोनों सही मिकदार में मौजूद होंगे। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या होगी जी? कि एक एंजाइम फॉर एग्जांपल ये वाला खत्म हो गया, ये नहीं है लाइसोसोम में। अब क्या हो रहा है? आपके सेल के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट आया। लाइसोसोम में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है, लिहाजा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, लेकिन प्रोटीन रह गया। इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपके पास नहीं है लाइसोसोम में। अब क्या होगा जी? प्रोटीन आपका सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन आपके सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ की ज्यादती गलत होती है, फिर चाहे वो प्रोटीन जैसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही क्यों ना हो। तो अब आपके पास प्रोटीन जब जमा होना शुरू हो जाएगा तो अब आपका जो सेल है वो माल फंक्शन हो जाता है, काम खराब कर देता है, सही काम नहीं करता, सही परफॉर्म नहीं करता। ऐसी बीमारियों को आप कहते हो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। आपकी बुक में 3 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का जिक्र किया गया है, लेकिन यकीन माने तकरीबन 35 के करीब बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 30-35 के करीब मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। तो अब कोई सा भी एंजाइम कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, एक लाइसोसोमल डिजीज हो जाएगी। तो 30 एंजाइम्स है तो 30 किस्म की लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होंगी, लेकिन 3 आपके पास बुक में है। एक है टे-सेच डिजीज, एक है गॉशियर और एक है क्रैप। टे-सेच डिजीज जो है, पहली बात तो ये है कि ये जो टे-सेच डिजीज होती है ये अक्सर छोटे बच्चों को होती है। यानी कि ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है टे-सेच, ये 2-3 साल के बच्चों को होती है, बड़े आदमियों को ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि 3 साल के बच्चे में मौत दे देती है, मार देती है उसको। तो बच्चा बड़ा ही नहीं होता तो उसमें कैसे होगा? तो ये जिस शख्स को होगी वो छोटी उम्र में ही होती है और फिर 1-2 साल के अंदर वो बंदा मर जाता है। ठीक है, इतनी डेंजर बीमारी है ये टे-सेच डिजीज। तो ये खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान को पागलपन हो जाता है, अंधा हो जाता है और फिर आखिर में मर जाता है। ठीक है, सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका दिमाग पे असर आ जाता है और दिमाग पे उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, पागल सा हो जाता है चरिया, फिर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वो डेथ जाता है। दैट इज कॉल्ड टे-सेच डिजीज। उसके बाद गॉशियर डिजीज है, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है जी। एक तो मेंटल रिटार्डेशन, तो सारी लाइसोसोमल डिसीज में
मेंटल रिटार्डेशन लाजमी होता है, यानी पागलपन लाजमी होता है। गॉशियर के अंदर क्या होता है जी कि लीवर, स्प्लीन जैसे जो आपके ग्लैंड्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो क्योंकि ये जो लीवर ग्लैंड्स वगैरह ये प्रोटीन वगैरह ही बना रहे होते हैं। ठीक है, वो यही है, जमा होना शुरू हो जाता है। तो गॉशियर डिजीज के अंदर एक तो पागलपन हो जाता है इंसान के अंदर, दूसरा उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो बन जाते हैं, उसकी जो हड्डी होती है उनमें जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। तो हम कहते हैं जी हड्डियों में जंग लग गया, इरोजन, खोखली सी हड्डियां, बड़ी वीक हड्डियां हो जाती हैं। और उसके बाद तीसरी डिजीज जो है वो क्रैप डिजीज है। क्रैप डिजीज में भी यही है कि जी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और जो आपके मसल्स होते हैं उनमें दो खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो मायोसिन कम हो जाता है, और मायोसिन कम होने की वजह से आपके मसल्स के अंदर बार बार खिंचाव, अकड़, आपकी मसल्स अकड़ते रहते हैं, बार बार खिंचाव आ जाता है, ग्रोथ सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जब छोटा होता है उसके मसल्स सही डिवेलप नहीं कर रहे होते, उसका कद बढ़ नहीं रहा होता, उसकी पूरी बॉडी में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, एंड में वो भी मर जाता है। तो डेंजर डिजीज होती है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। पागलपन सब में होगा, मौत भी होती है, खतरनाक बीमारी है। तो ये लाइसोसोम्स होते हैं, दे आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। they are spherical in shape, containing a single membrane, और उस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक 30 के करीब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टोर हुए हैं। कोई भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर मिसिंग होगा तो वो एक बीमारी हो जाएगी, उसको आप कहोगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसका काम क्या है, ये हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल में, यानी सिंपल सी वर्ड में बोले हम, डाइजेशन करता है। अगले ऑर्गेनल की तरफ पढ़ते हैं जी, इसको हम कहते हैं पेरोक्सियोसोम। बहुत ही छोटे से होते हैं, गोल गोल होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं कि जी आप समझ लें राइबोसोम से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटा साइज होता है, बल्कि राइबोसोम तो फिर भी बड़ा साइज होता है, लाइसोसोम उनसे थोड़ा छोटा होता है, और ये लाइसोसोम से भी थोड़े छोटे होते हैं, पेरोक्सियोसोम। पेरोक्सियोसोम्स भी बिल्कुल लाइसोसोम की तरह, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है, देखें आप, ये मेम्ब्रेन, ये आपको पीला पीला जो नजर आ रही है, ये सारी इसकी मेम्ब्रेन है। इसको आपने मैग्नीफाई करा तो बिल्कुल वही लिपिड की लेयर की, सेल मेम्ब्रेन की तरह की मेम्ब्रेन है, वही देख लें, लिपिड की बाई लेयर्स है, फॉस्फोलिपिड की। और अंदर जो है एक स्टोन, बड़ा सख्त सा स्टोन होता है, किसका जी, इंजाइम्स का, ऑक्सीडेज इंजाइम्स का। ये भी इंजाइम की एक टाइप थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाली, याद होगा आपको। तो हमारे पास पेरोक्सिसोम क्या है जी, स्फेरिकल होते हैं, गोल शेप के होते हैं, इनकी एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है इंजाइम्स तो होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल की शक्ल में इंजाइम्स होते हैं, और पूरा एक सॉलिड सा क्रिस्टल बना होता है। कौन से इंजाइम होते हैं, इनमें इंजाइम्स होते हैं जी ऑक्सीडेज इंजाइम। जैसे लाइसोसोम हो गया एक लिहाज से देखा जाए तो, लाइसोसोम भी गोल था, ये भी गोल है, लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन थी, इसमें भी मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के अंदर इंजाइम्स थे, इसमें भी अंदर इंजाइम है, बस दो फर्क आ रहा है। लाइसोसोम के अंदर जो इंजाइम्स थे वो इन लिक्विड फॉर्म थे, यहाँ ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और दूसरा, लाइसोसोम के अंदर जो इंजाइम थे वो हाइड्रोलेस थे, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम से, हाइड्रोलाइसिस, तोड़ने वाला रिएक्शन कर रहे थे। और इसमें जो इंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडेस, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है जी कि बहुत सारे हमारे सेल में बहुत सारे जो ना हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह तैयार हो जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो इस दौरान जो है अल्कोहल तैयार हो जाता है। बाज़ औक़ात माइटोकॉन्ड्रिया को बगैर ऑक्सीजन के सेलुलर रिस्पायरेशन करनी पड़ती है, जिसको आप कहते हो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो जब आप एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हो तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल आपके सेहत के लिए, आपके सेल के लिए नुकसानदेह होता है। तो ऐसी सूरत में पेरोक्सियोसोम क्या करता है जी, अपने इस ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर करके उसको बना देता है H2O2। इसको आप कहते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हार्मफुल नहीं होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हार्मफुल नहीं होता। तो ये क्या करता है जी, हमारे जो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके उसमें ऑक्सीजन वगैरह को ऐड करके उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए तो इसका नाम पेरोक्सिसोम है, पर आ रहा है इसके नाम में, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा होता है ये। और फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फिर गोल्जी बॉडीज में जाती है, वेसिकल्स बन जाता है, फिर गोल्जी बॉडीज उसको वेसिकल्स बाहर निकालता है, और फिर वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन पर जाके बाहर आउट हो जाती है। तो ये पेरोक्सियोसोम होता है जी। उसके बाद आते हैं अगले ऑर्गेनल की तरफ, वैक्यूल। वैक्यूल भी बड़ा अबंडेंट होता है जी, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। बस फर्क ये है कि प्लांट के अंदर
ज्यादातर जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स के हर सेल में या तो बहुत सारे मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होंगे या होते ही नहीं है, एब्सेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें वैक्यूल्स नहीं होते। तो अबंडेंट है, प्लांट एनिमल सब में पाया जाता है, बस फर्क ये है कि प्लांट के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है और उसमें काफी बड़ी स्पेस घेरी हुई होती है, न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है ये प्लांट वैक्यूल की है, देख ले जी, बड़ा सा वैक्यूल है न्यूक्लियस साइड में, और एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल जो होता है इसकी एक खास मेम्ब्रेन होती है। ये आपके पास वैक्यूल है, अगर ये वैक्यूल है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ये सेल मेम्ब्रेन की तरह की मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सियोसोम, इन तमाम की जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ये तमाम मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह है, यानी वही फ्लूइड मोसाइक मॉडल वाली, फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर, जगह जगह प्रोटीन, वो वाली मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो टोनोप्लास्ट होती है ये वैसी नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट होता है, ये लिपिड से बनी हुई होती है, तो इसलिए इसका नाम भी हमने जरा डिफरेंट रख दिया, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट की लेयर होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप टोनोप्लास्ट कहते हो। सेक लाइक होता है ये जो स्ट्रक्चर है ये सेक लाइक होता है, ये ऑर्गेनल सेक लाइक मैंने आपको बताया था, अंदर से खोखला। तो ये अंदर से एम्प्टी है, ये अंदर से खाली है, देखें ये अंदर से खाली होता है, एम्प्टी होता है, गुब्बारे की तरह। तो वैक्यूल क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट के अंदर एक होगा बड़ा, एनिमल के अंदर या तो नहीं होंगे या होंगे तो छोटे छोटे होंगे और बहुत सारे हो जाएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट कहते हो और ये सेक लाइक ऑर्गेनल है, यानी अंदर से खाली होता है। इसका काम है ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है जी। अब प्लांट का वैक्यूल है तो किस चीज को स्टोर करेगा, प्लांट के वैक्यूल में ये स्टोर करता है जी सेल सेप। और सेल सेप किसको आप कहते हो, वाटर प्लस सॉल्यूट, पानी के अंदर सॉल्यूट डिजोल्व हुए होते हैं, उसको आप कहते हो सेल सेप। अब पौधा जो पानी एब्जॉर्ब करता है तो खाली पानी थोड़ी एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो जमीन से, उस पानी के अंदर मिनरल्स डिजोल्व हुए हुए होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे मिनरल्स डिजोल्व हुए हुए होते हैं। तो वो प्योर पानी नहीं होता, वो नमकियात से मिला हुआ पानी होता है, और ऐसे पानी को आप कह रहे हो तो सेल सेप। और इन्हीं पानी के जरिए वो फोटोसिंथेसिस करके अपना वो खाना वाना तैयार करता है, तो वो स्टोर करता है ये प्लांट के अंदर, वैक्यूल के अंदर, सॉरी। तो प्लांट का जो वैक्यूल है इसका साइज इसी वजह से बड़ा है क्योंकि प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो, उसको एक इजाफी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए पानी स्टोर ज्यादा करना है, इसलिए इसका वैक्यूल बड़ा है। एनिमल के सेल के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, उनको तो करना ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती जितनी प्लांट को होती है, इसलिए उनके छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस कर रहे होते तो फिर हमें भी पानी ज्यादा चाहिए होता सेल्स को हमारे, और हमारे पास भी फिर इतना ही बड़ा वैक्यूल होता। तो हम किस चीज की स्टोरेज करते हैं, ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट, इन चीजों की। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अब जैसे अगर आप एमीबा ले लो, एमीबा है, ये एमीबा है फॉर एग्जांपल, एमीबा में आपको एक वैक्यूल मिलेगा फूड वैक्यूल के नाम से, उसके अंदर खाना स्टोर करता है एमीबा अपना, फूड वैक्यूल्स, इसमें लाइसोसोम आएगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। एक वैक्यूल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के नाम से, ये वैक्यूल है जी कॉन्ट्रैक्टाइल, इसके अंदर जो फालतू पानी होता है जिसको सेल से बाहर निकालना था वो स्टोर होता है, कर बहरहाल स्टोरेज ही रहा है, बस फर्क है जी कि हर सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से स्टोरेज हो रही है। ठीक है जी, तो ये वैक्यूल्स हो गए। तो वैक्यूल्स क्या है जी, ऐसे ऑर्गेनल्स जो टोनोप्लास्ट नाम की मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, सेक लाइक होते हैं, स्टोरेज करते हैं। प्लांट में ये स्टोर करेंगे सेल सेप को, एक बड़ा होता है, और एनिमल्स के अंदर ये फूड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जैसे फूड और कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि खाना और पानी वगैरह ऐसी चीजों को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, अब अगले ऑर्गेनल पर आते हैं जी, सेंट्रोसोम। ये ऑर्गेनल खाली एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। तो काफी ऐसे ऑर्गेनल्स आ गए जो प्लांट में, एनिमल में नहीं है, या एनिमल में है प्लांट में नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनल होता है सेंट्रोसोम, ये खाली एनिमल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के साइड में। देखें जी, ये न्यूक्लियस है आपका, और देखें ये रहा आपके पास सेंट्रोसोम। तो न्यूक्लियस के साइड में मौजूद होता है सेंट्रोसोम, और एनिमल सेल्स में होता है। अच्छा, एक सेंट्रोसोम जो होता है, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रोइड्स होते हैं, मौजूद होते हैं, क्या जी,
सेंट्रॉइल्स, और कितने होते हैं? 2 होते हैं, और 90 डिग्री के एंगल से मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर एक सेंट्रॉइल ऐसे रखा हुआ है तो एक ऐसे रखा हुआ होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल होता है इनमें, ये 90 डिग्री का। ये देखें जी, ये आपके पास 2 सेंट्रॉइल आ गए, एक यूं रखा हुआ है और एक यूं रखा हुआ है 90 डिग्री का। ये एक सेंट्रॉइल है, ये दूसरा सेंट्रॉइल है। अब अगर हम एक सेंट्रॉइल की बात करें, सिर्फ एक सिंगल की बात कर लें, तो एक जो सेंट्रॉइल है, पहली बात बैरल या सिलेंडर शेप है, ये बैरल या सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल। देख लीजिए, नजर आ रहा होगा आपको, सिलेंडर की तरह का है, पेन के जैसे होता है ना, पेन के शेप को आपके तो सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर होते हैं। उसके बाद इसमें माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं जी ऐसे। अब मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको, ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी, आइए। माइक्रो फिलामेंट्स यानी ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, ये एक माइक्रो फिलामेंट बनाया है। ऐसे 3-3 माइक्रो फिलामेंट का सेट होता है, 1 2 3, ऐसे ये 3-3 माइक्रो फिलामेंट का सेट है। देखें जी, कौन सा कलर लूँ, ये लेते हैं। ये देखें, ये देखें, एक ये रहा 3 माइक्रो फिलामेंट का सेट, एक ये रहा 3 माइक्रो फिलामेंट का एक एक सेट बना हुआ होता है, और ऐसे 9 सेट मिल जाते हैं, और एक जो है वो सेंट्रॉइल मिलता है। गिने देखें, एक सेट, 2 3 4 हो गए, ये 5वां आ गया, देखें ये 6ठा सेट आ गया, ये 7वां, 8वां, और ये 9वां। ठीक है, तो हुआ क्या, माइक्रोफिलामेंट मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक सेट हो गया, 3 माइक्रोफिलामेंट्स मिल गए, और ये हो गया एक सेट, इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। और ऐसी ट्रिपलेट्स कितनी होती है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 3 27 फिलामेंट्स हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स हो गई है। तो सेंट्रोसोम क्या है जी, एक ऐसा ऑर्गेनल जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के बराबर में होता है, 2 सेंट्रॉइल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और दोनों सेंट्रॉइल्स 90 डिग्री के एंगल के साथ मौजूद होते हैं। अगर हम एक सेंट्रॉइल की बात करें, तो एक सेंट्रॉइल का जो शेप है वो बैरल शेप या सिलेंडर शेप कहलाता है। माइक्रोफिलामेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स से कैसे मिले हुए जी, 3-3 माइक्रोफिलामेंट्स मिल जाते हैं, एक ट्रिपलेट बन जाता है, और ऐसे 9 ट्रिपलेट अरेंज हुए हुए होते हैं। तो 9 ट्रिपलेट अरेंज हो जाते हैं, एक सेंट्रॉइल्स बन जाता है। तो 9 ट्रिपलेट है, और हर ट्रिपलेट में 3-3 माइक्रोफिलामेंट है, तो टोटल एक सेंट्रॉइल के अंदर 27 माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस दौरान ये दोनों सेंट्रॉइड्स अलग अलग हो जाते हैं। एक मिनट, यहां ले जाता हूं मैं। हाँ, तो अब ये न्यूक्लियस सर किस दौरान सुनाने दोबारा बता दें। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये एक पड़ा हुआ है, ये दूसरा सेंट्रॉइड। अब इसका काम क्या है, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल को तकसीम होना होता है, एक सेल से 2 सेल जब बनने होते हैं ना, सेल डिवीजन, उस दौरान क्या होता है जी, ये दोनों सेंट्रॉइड अलग अलग हो जाते हैं, एक एक से किनारे पे आ जाता है, एक एक किनारे पे आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद ये ऐसे धागे बनाते हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। 9th क्लास में आपने इसको स्पाइंडल फाइबर्स पढ़ा था, 9th क्लास में आपने पढ़ा था स्पाइंडल फाइबर्स, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है जी एस्ट्रल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो नीचे आया है ना, ये भी ऐसे एस्ट्रल फाइबर्स बनाएगा ऐसे। और फिर ये क्रोमोसोम्स जो है ना, उनको उनसे अटैच हो जाते हैं, और उनको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये सेल डिवीजन आपने पढ़ी होगी। तो सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बड़ी मायने रखती है, और दोनों किनारे अपनी तरफ क्रोमोसोम्स खींचते हैं। उनको खींचने के लिए एस्ट्रल फाइबर्स जो होते हैं वो ये बनाते हैं सेंट्रॉइड्स। एनिमल्स के अंदर ये होते हैं, बस प्लांट्स के अंदर ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेंट्रोसोम, एक ऐसा ऑर्गेनल जो एनिमल में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बराबर में होता है, 2 सेंट्रॉइल से मिलकर बना हुआ होता है। एक सिंगल सेंट्रॉइल की बात करें तो 27 माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे, 3-3 माइक्रोफिलामेंट्स के ट्रिपलेट होते हैं, और ऐसे 9 ट्रिपलेट होते हैं। काम क्या है जी, ये तकसीम हो जाता है, 2 अलग अलग सेंट्रॉइड्स हो जाते हैं, किनारों पे जाता है, वहां जाकर के ये फाइबर्स बनाता है, एस्ट्रल फाइबर्स, जो कि सेल डिवीजन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। अब सेल डिवीजन आपका इस फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में, इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जब हम देखेंगे तो तब हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि सेल डिवीजन किस तरह होता है, तो उसमें ये क्या किरदार है।
बस ये ध्यान में रखिएगा सेकंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते कि आपके सेल डिवीजन में स्पाइनल फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो ये बना रहे होते हैं। अब आते हैं साइटोस्केलेटन पे। अच्छा, हमने देखा कि ये हमारे पास सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये जो बाकी का तमाम रीजन है, ये बाकी का तमाम रीजन, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम कहते हैं जी कि इसमें 70 से लेके 90% पानी होता है और बाकी जो है क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो साइटोप्लाज्म में 70 से 90, चाहे 90% कर लेते हैं, 90% पानी है और 10% है जी कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या होता है जी, आपका ये साइटोप्लाज्म जेली टाइप का बन जाता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। अब आप जानते हैं जी जेली में तो कोई सपोर्ट नहीं होती है, जेली को आप खड़ा करो गिर जाएगी, सपोर्ट ही नहीं है उसमें। सपोर्ट तो सॉलिड चीजों में होती है, लिक्विड में कहाँ सपोर्ट होती है। तो हमारा साइटोप्लाज्म 90% पानी से बना हुआ है, इट इज अ जेली लाइक मटेरियल है। इसको तो बार बार झुक जाना चाहिए, इसमें तो सपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम देखते नहीं है, ऐसा है नहीं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में सपोर्ट है, पूरा साइटोप्लाज्म सेल जो है आपका इस सपोर्ट के साथ खड़ा रह जाता है, स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि ये देखें इस डायग्राम को, इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास फाइबर्स, ये माइक्रो, अगर ओ हंस रहे हो क्यों हंस